अस्सलाम वालेकुम। पुरसरार वाक़यात के सभी सुनने वालों को मैं अपने चैनल में खुशामदीद कहती हूँ। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे, जहाँ होंगे खुश होंगे और मेरे चैनल के पुरसरार वाक़यात को बहुत पसंद करते होंगे। आज आप लोगों के लिए मैं बहुत डरावने वाक़यात लाई हूँ जिन्हें आप लोग बहुत पसंद करेंगे। सिलसिला शुरू करते हैं आज के पुरसरार वाक़यात का। बढ़ते हैं आज के पहले किस्से की तरफ। ये पहले पुरसरार वाक़या जो मुझसे शेयर कर रही हैं सबा लाहौर से। सबा कहती है, आज आपके साथ हम लोगों की ज़िंदगी के ऐसे पुरसरार वाक़यात शेयर करूंगी जिनको सुनने के बाद आप लोगों को भी बहुत डर लगेगा। 2015 की बात है। हम लोगों का जो दादा अबू वाला घर था वो घर सेल हुआ। चाचू लोगों को भी हिस्से मिले, मेरे बाबा को भी मिले। हमारे पास जितने पैसे आए थे उनमें अभी हम लोग घर नहीं ले सकते थे, तो मेरे बाबा ने ये किया कि एक प्लॉट ले लिया और उसके बाद घर रेंट पर ले लिया। और अब्बू का ये प्लान था कि कुछ अरसे के बाद प्लॉट बेच कर तो हम लोग अपना घर बना लेंगे। हम लोगों को उस वक्त जोहर टाउन में एक घर मिला, सेकंड फ्लोर था। नीचे वाले फ्लोर में एक और फैमिली रहती थी, ऊपर वाला फ्लोर हम लोगों को मिला। हमारी छोटी सी फैमिली थी, हम 2 बहनें और अम्मी अबू। घर था जो ठीक था, प्यारा भी बना हुआ था और उसके आसपास 2 बहुत बड़े दरख्त भी लगे हुए थे। जब हम लोगों ने वो घर देखा हमें पसंद आ गया, मैं तो बहुत खुश हुई। मुझे वो टेरेस वाला रूम बहुत अच्छा लगा, उसके ऊपर दरख्त की बहुत ठंडी छाँव आती थी और ये चीज़ मुझे हमेशा से अट्रैक्ट करती थी कि मेरा ऐसा रूम हो जहाँ पर इसी तरह से दरख्त की छाँव आए। तो मुझे वो चीज़ बहुत अच्छी लगी। मैंने अम्मी अब्बू से कहा कि हमें यही घर लेना है और मुझे यही रूम चाहिए। 4 बेडरूम थे ऊपर वाले फ्लोर पे, जिसमें से एक मेरा रूम हो गया, एक हमने गेस्ट रूम बना दिया, एक स्टोर रूम हो गया और एक अम्मी अब्बू का। हम लोगों ने वो घर फाइनल कर दिया और हम लोग कुछ ही दिनों में उस घर में शिफ्ट भी हो गए। अभी सेटिंग वेटिंग हो रही थी घर की, तो कर्टन नहीं लगे थे अभी मेरे रूम में। मेरा और मेरी सिस्टर का एक ही रूम था, लेकिन वहाँ पर सारी चीज़ें मैंने अपनी पसंद से रखी हुई थी। मुझे आदत थी, अक्सर मैं म्यूज़िक सुनती थी हैंड फ्री लगा के। तो इस घर में हमारी पहली रात थी, मैं कमरे में बैठी हुई थी, विंडो खुली हुई थी, बाहर से ठंडी ठंडी हवा आ रही थी, दरख्त भी जैसे हिल रहा था, बहुत अच्छा लग रहा था सब। मैंने हैंड फ्री लगाई और मैं गाने सुनने लग गई। जो ही मैंने हैंड फ्री लगाकर गाने सुनने शुरू किए, 12:30 11:30 पौने 12 बजे का टाइम होगा रात का। मुझे ऐसे लगने लग गया जैसे मैं गाने सुन रही हूँ, मुझे बाहर से चीखें सुनाई दे रही हैं। मैंने वॉल्यूम स्लो किया और समझने की कोशिश की कि ये चीखों की आवाज़ें कहाँ से आ रही हैं। हैंड फ्री निकालती थी तो कोई चीखों पुकार नहीं था, हैंड फ्री कानों में लगाती थी तो चीखों पुकार शुरू हो जाता था। मैंने हैंड फ्री उतार के मोबाइल के ऊपर सॉन्ग लगा के पास रख लिया। जैसे मैंने पास रखा कोई चीखों पुकार नहीं, लेकिन जैसे ही हैंड फ्री लगाती थी मुझे ऐसा लगता था कोई औरत चीख रही है। थोड़ी देर मैंने म्यूजिक सुना, फिर मैंने बंद कर दिया। मैं बड़े सुकून से अपने कमरे में लेटी हुई थी। मेरी बहन अभी सोने के लिए नहीं आई थी, वो इधर अम्मी के पास ही लेटी हुई थी। उसे अक्सर आदत थी वो अम्मी के पास जाकर सो जाया करती थी। मुझे लगा कि जब उसको नींद आएगी तो आ जाएगी। मेरी आंख लगी, मैं सो गई कि मेरी रात को पता नहीं कौन सा टाइम होगा, मेरी आंख खुली तो मैं क्या देखती हूँ, मेरी बहन विंडो के पास खड़ी है। उसके बाल भी जैसे हवा में उड़ रहे हैं, बाल खोलकर विंडो के पास खड़ी है और हिलजुल भी नहीं रही। मैं नींद में थी, मेरी नज़र जब उस पर पड़ी तो मैंने उसे कहा कि सोबिया आके सो जाओ, तुम इतनी रात को वहाँ पर क्यों खड़ी हो। मैंने 2 बार बुलाया, वो हिली जुली भी नहीं। मुझे लगा कि शायद वैसे मौसम एंजॉय कर रही होगी। हवा बड़ी तेज चल रही थी, जैसे बारिश आने से पहले आंधी की तरह की हवा चलती है, बिल्कुल वैसे ही। मैं गहरी नींद में थी, मैं फिर सो गई। सुबह जब मेरी आंख खुली मैं कमरे में अकेली थी और बेड साइड भी बिल्कुल क्लीन थी, बिल्कुल भी फील नहीं हो रहा था कि दूसरी साइड पर कोई आकर लेटा भी है। मैं उठी, कमरे से बाहर गई तो सोबिया अभी तक सोई हुई थी, अब भी अबू वाले कमरे में ही। मैंने उससे पूछा कि ये इधर कब आकर सोई है, ये इधर ही सोई थी या मेरे कमरे में सोई थी। अम्मी ने कहा कि नहीं, ये तो इधर ही सोई है, ये उस कमरे में गई ही नहीं। अम्मी अबू के कमरे में भी एक डबल बेड था और उसके साथ एक सिंगल बेड होता था, तो अक्सर वो वहाँ पर सो जाती थी। जब वो जागी
हम लोग नाश्ता कर रहे थे, तो नाश्ते वाले टेबल पर मैंने उससे पूछा कि तुम रात को खिड़की में क्यों खड़ी थी। कहती कब, मैं कब आकर खड़ी थी। मैंने उससे कहा कि मेरी आंख खुली थी, तुम सामने खिड़की में खड़ी थी, मैंने तुम्हें आवाज़ें भी दी लेकिन तुम्हें हिली जुली भी नहीं। कहने लगी नहीं, मैं तो कमरे में आई नहीं, मैं तो इधर ही सो गई थी, मुझे इतनी सख्त नींद आई हुई थी, घर की सेटिंग में मैं इतनी थक गई थी। मैंने उससे कहा कि ऐसे कैसे मुमकिन है, मैंने तुम्हें खुद देखा है। तो वो कहने लगी तुमने कोई ख्वाब देखा होगा, मैं नहीं थी। मुझे लगा कि शायद मैं भी नींद में थी, तो कोई ख्वाब ही होगा। इस चीज़ को इग्नोर कर दिया हमने। इसी तरह से रूटीन बन गई, वहाँ पर दिल भी लग गया। काफ़ी देर हम लोग टेरेस में भी खड़ी रहती थी, बैठी रहती थी, बड़ा अच्छा लगता था। हम लोगों वाली गली बहुत ज़्यादा जैसे क्वाइट सी थी, वहाँ पर कोई शोर शराबा नहीं था। तो मैंने आज विंडो बंद की हुई थी, विंडो नहीं खोली थी मैंने, और मैं बैठी अपनी बुक्स पढ़ रही थी। थोड़ी ही देर के बाद मुझे ऐसा फील होने लगा जैसे विंडो के ऊपर बिल्कुल हल्की हल्की से कोई नॉक करता है बार बार, जैसे शीशे की विंडो के ऊपर हल्का सा कोई दस्तक देता है तो आपको आवाज़ आती है, जैसे टिक टिक की आवाज़ आ रही है। मैंने 2-3 बार देखा, मुझे ऐसा लगा जैसे टेरेस के ऊपर कोई खड़ा है। शीशे की दूसरी तरफ मुझे बकायदा एक वजूद नजर आया, और जैसे बकायदा कोई हटकर इधर भी गया है। मैंने अपनी बहन को आवाज़ें दी कि सोबिया मुझे तंग ना करो, मुझे पढ़ने दो, तुम क्या शरारतें कर रही हो। उसके बाद मैं फिर पढ़ने लगी। अभी 15-20 मिनट गुजरे, फिर ऐसा लगा जैसे विंडो के ऊपर कोई बार बार बहुत आहिस्ता आहिस्ता से दस्तक दे रहा है। फिर मेरी नज़र उधर पड़ी, फिर कोई जैसे इधर से उधर हुआ है। मैं फौरन से उठी, अम्मी के पास गई। मैंने कहा अम्मी सोबिया मुझे पढ़ने नहीं दे रही, मेरा टेस्ट होने वाले हैं, तो ये पढ़ने नहीं दे रही, मुझे बार बार खिड़की पर दस्तक दे रही है। जो ही मैंने ये बात की तो अम्मी मेरे मुंह की तरफ यूं देख रही है। मैंने कहा अम्मी क्या हुआ है। अम्मी कहती वो देखो सोबिया तो सामने बैठ कर पढ़ रही है। वो उसी छोटे बेड पर बैठ कर पढ़ रही थी। मैंने उसे देखकर, जैसे मैंने उसकी तरफ देखा, मैं तो हैरान हो गई। मैंने कहा मेरा यकीन करें, अभी विंडो के ऊपर कोई बार बार नॉक कर रहा था, और जैसे मैंने देखा कोई इधर से उधर भी हुआ है। अम्मी फौरन मेरे साथ आई, हम लोगों ने खिड़की खोली, बाहर टेरेस पर गए, देखा कोई भी नहीं था। इवन मैंने अम्मी को वो दस्तक भी देकर दिखाई और वहां पर खड़े होकर भी दिखाया कि ऐसे मुझे महसूस हो रहा था। अम्मी कहने लगी तुम्हें क्या फील हो रहा है, पहले तो ऐसा कभी भी नहीं हुआ, अजीब सी बातें तुम करने लगी हो। मैंने अम्मी से कहा कि अम्मी पता नहीं ऐसा मुझे क्यों फील होता है। अम्मी कहने लगी कि शायद ये दरख्त है, इसके शेडो आगे आते हैं तो तुम्हें लगा होगा कोई है। ऐसा वैसा कुछ भी नहीं है, आराम से पढ़ो और मैं तुम्हारे कमरे के आगे कर्टन लगा दूंगी, कल पढ़ दे। मैंने कहा कि ठीक है। मैं फिर आकर पढ़ने लगी। जैसे अम्मी होकर गई, मैंने फिर अपनी स्टडीज़ की। मैंने सोबिया को भी बुला लिया, तुम भी इधर आ जाओ, वो भी आ गई। हम लोग बैठकर काफ़ी देर पढ़ती रही, फिर हम लोग सो गई। आधी रात का टाइम हुआ, मेरी फिर आँख खुली, फिर विंडो के ऊपर हल्की हल्की सी दस्तक हो रही थी। लेकिन अब मुझे इतना डर लगा कि मैं उस तरफ देख ही नहीं सकी, मुझे बहुत खौफ आ रहा था। मैं आयतल कुर्सी पढ़ती पढ़ती कहीं सो गई। सुबह मैंने अम्मी को ये बात नहीं बताई कि अम्मी मेरा रूम ना चेंज कर दे, और भी कमरे थे, अम्मी कहीं मुझे कोई और कमरा ना दिलवा दे, इसलिए मैं चुप कर गई। और मैंने अम्मी से कहा कि अम्मी आज ना हम लोगों ने कर्टन्स लगाने हैं रूम में। अम्मी कहती ठीक है। हम लोगों ने कर्टन्स निकाले, सेट किए, कर्टन हम लोगों ने लगा दिए। मैंने कॉलेज से छुट्टियाँ ली हुई थी। उसके बाद शाम हो गई, सारा दिन ऐसे गुजर गया घर की सेटिंग में। मगरिब का टाइम था, तो मैंने विंडो बंद करके आगे कर्टन कर दिए। अभी बहुत ज़्यादा गर्मी नहीं थी, नॉर्मल वेदर था। जैसे ही रात हुई तो मैंने कर्टन हटा दिए, क्योंकि बाहर से चांद की रोशनी आती थी तो बहुत अच्छी लगती थी, कमरे में बड़ी सुकून की नींद आती थी मुझे। आज अभी तक बिल्कुल खामोशी थी, कोई आवाज़ नहीं आई, कोई दस्तक नहीं, कुछ भी नहीं, सब नॉर्मल था। मैं फिर म्यूज़िक सुनने लग गई। जो ही मैंने कानों में हैंड फ्री लगाई, म्यूज़िक सुन रही थी, फिर वही चीखें मुझे सुनाई देने लगी। ये मुझे वहम सा होने लग गया। मैंने थोड़ी देर म्यूज़िक सुना, उसके बाद मैंने मोबाइल साइड पर रखा। मुझे बड़ी सख्त नींद आने लग गई। रात 1 बजे का टाइम होगा। मैं फिर सो गई। कहीं आधी रात को मेरी आंख खुली, मुझे वॉशरूम जाना था। अब उस रूम में अटैच वॉशरूम नहीं था। उस घर में 2 रूम्स थे जिनके साथ अटैच वॉशरूम था। एक अम्मी वगैरह के रूम में, एक गेस्ट रूम बना था। मैं उठी और मैं गेस्ट रूम वाला जो वॉशरूम था उधर चली गई। जैसे मैं वॉशरूम से वापस आई, मुझे बकायदा ऐसा लगा जिस तरह से
हम लोगों का जो कमरा है टेरेस वाला, टेरेस में कोई खड़ा हुआ है। बहुत ब्लैक सा चेहरा था और सुर्ख रंग की आंखें थी, और जिसे बकायदा कोई अंदर झांक कर देख रहा है। पहले तो मुझे समझ नहीं कि वो है क्या चीज। मैंने गौर किया तो बकायदा पूरा चेहरा था। तो मेरी एकदम से चीख निकली कि कौन है वहां पर। तो वो जैसे वो गायब हो गया। मुझे लगा शायद दरख्त है, दरख्त के ऊपर कोई बिल्ली होगी या कोई परिंदा वगैरह होगा। मैं डरती डरती थोड़ी आगे गई। मैंने हिम्मत करके देखा, मुझे कहीं कुछ नजर नहीं आया। मैं आकर फिर बिस्तर पर लेट गई। मैंने कर्टन आगे कर दिए। जैसे ही मुझे लेटे हुए भी थोड़ी देर हुई होगी, मेरी आंख लग गई तो मेरी आंख खुली इस आवाज से जैसे बिल्ली बोल रही है। बिल्ली बहुत ज्यादा ऊंची आवाज में टेरेस पर बोल रही थी। इतनी उसकी ऊंची आवाज थी बोलने की कि मेरी इतनी गहरी नींद से आंख खुल गई। जैसे मैंने पलट कर टेरेस की तरफ देखा, कर्टन हटे हुए थे, जबकि मैं पूरी याद से खिड़की के आगे कर्टन करके सोई थी। और जैसे बिल्ली की आवाजें आ रही थी, मुझे ऐसा लगा था टेरेस पर कुछ चल फिर रहा है। बकायदा एक वजूद था, एक औरत का वजूद था। लंबे बाल थे खुले हुए, कभी इधर जा रही थी कभी इधर जा रही थी। बहुत बड़ा टेरेस नहीं था, नॉर्मल टेरेस था, लेकिन वो वहां पर चल फिर रही थी। ये मंजर इतना भयानक था, मुझे इतना डर लगा कि मेरे में ये भी हिम्मत नहीं थी कि मैं अपनी बहन को जगाऊं। उसको देखकर मैं वहीं पर मैंने ब्लैंकेट अपने ऊपर किया और मैं सोने की कोशिश करने लगी। सुबह मैंने जाकर ये बात अम्मी को बताई कि अम्मी, मुझे रात को एक औरत नजर आई है जो टेरेस पर चल फिर रही थी और साथ बिल्ली की आवाजें भी आ रही थी। अम्मी ने कहा कि तुम्हें मैंने कर्टन किस लिए लगवा के नहीं, कर्टन आगे करो और अगर ज्यादा डर लगता है तो उस कमरे में सोना छोड़ दो। जैसे वहां पर दरख्त भी लगे हैं तो शायद अक्सर जिन्नात अपना आप जाहिर करते हैं, तो कोई ऐसा मसला ना बन जाए। मैंने कहा कि नहीं अम्मी, ऐसा कुछ भी नहीं होगा, पता नहीं ये क्या मुझे नजर आ रहा है, आज से पहले तो ऐसा कुछ नहीं हुआ। अम्मी ने मुझे बड़ा समझाया कि उस कमरे में सोना छोड़ दो, जो सामने वाला रूम है, जो गेस्ट रूम है, उधर सोना शुरू कर दो दोनों बहनें, क्योंकि उसके साथ कोई विंडो नहीं थी। यहाँ पर दिन भर बेशक बैठी रहा करो, पढ़ती भी रहा करो, सोने के लिए दूसरा कमरा ले लो। मैंने उन्हें कहा कि नहीं अम्मी, मुझे वही कमरा अच्छा लगता है। मेरा बिल्कुल भी दिल नहीं था उस कमरे को छोड़ने को। इसी तरह से रूटीन चलती रही। कभी किसी आवाज का आ जाना, कभी किसी वजूद का नजर आ जाना, ये चीजें अब आम हो गई थी। एक दफा की बात, अम्मी अबू घर पर नहीं थे, हम लोगों के रिलेटिव्स थे तो उनकी तरफ गए हुए थे। मैं और सोबिया घर में अकेली थी। सोबिया को अक्सर आदत थी, वो उसी रूम में रहती थी। पता नहीं वो इस रूम में क्यों नहीं आती थी। मैं बुलाती भी रहती थी, वो फिर भी नहीं आती थी। तो मैं इस रूम में अकेली बैठी हुई थी। जैसे मैं पढ़ रही थी, 11:30 बजे का टाइम होगा, मेरा बिल्कुल पढ़ने को दिल ही नहीं चाह रहा था। मैं उठी, मैं बाहर जाकर टेरेस पर खड़ी हो गई। जैसे गली में देख रही थी, यहाँ वहाँ बिल्कुल गली सुनसान थी, कोई भी नहीं था। एकदम से मुझे लगा कि जैसे मेरे कंधे के ऊपर किसी ने हाथ रखा है। मैं एकदम से ऐसे पीछे हटी और मैंने देखा कोई भी नहीं था, सोबिया भी नहीं थी। हमारे वाला रूम बिल्कुल खाली था। मैंने अपने कंधे पर हाथ मारा कि कहीं कुछ चीज ना गिरी हो, कुछ छिपकली वगैरह ना। मुझे छिपकलियों से बहुत डर लगता था। मैंने टेरेस की लाइट ऑन की, कहीं कुछ भी नहीं था। मैं फिर टेरेस पर खड़ी हो गई और बाहर देखने लगी। तब भी मुझे ऐसा लगा कि बकायदा कोई चल कर आया और मेरे पीछे आकर कोई खड़ा हो गया। अब जब वो बिल्कुल मेरे पीछे आकर खड़ी हुई तो मैंने जूं ही पलट कर देखा, इतनी खौफनाक औरत थी कि मैं बता नहीं सकती उसका चेहरा कैसा था। इतना बेहानक चेहरा था, बहुत लंबा सा चेहरा था, सुर्ख आंखें थी और चेहरे के ऊपर जैसे पता नहीं वो झुर्रियां थी या स्किन सारी झुलसी हुई थी, जो भी था। मैंने पूरे होशो हवास में उस मखलूक को देखा अपने पीछे खड़े हुए। जो ही मैंने उसे देखा, मैं एकदम से पीछे हटी और मैं गिर गई और मैंने चीखें मारना शुरू कर दी। मेरी चीखों की आवाजें सुनकर सोबिया भागी अंदर से। उसे लगा कि शायद मेरा पाँव फिसला, मैं टेरेस पर गिर गई हूँ। जैसे वो आई, उसने मुझे उठाया और कहा कि क्या हुआ, तुम कैसे गिर गई हो, तुम ठीक तो हो? वो मुझे कमरे में लेकर आई, मैं बस कांप रही थी, मेरे से कुछ बोला नहीं जा रहा था। उसने मुझे पानी पिलाया, टेरेस का दरवाजा बंद किया, विंडो के आगे पर्दे कर दिए और कहा कि पूछने लगी कि क्या हुआ तुम्हें। मैंने उसे सारी बात बताई। डरते डरते हम लोग बहुत डरने लग गई, क्योंकि जो ही ये सब हुआ
उसके बाद टेरेस के ऊपर से अजीब सी आवाज़ आई। वो बहुत भयानक आवाज़ थी, जैसे कोई कुछ बोलता है, किसी औरत की आवाज़ है भारी सी। हम लोगों ने अम्मी अब्बू को फ़ोन किया, उन्होंने कहा कि आप लोग जल्दी घर आए। वो लोग रास्ते में थे। 15-20 मिनट बाद वो लोग पहुंच गए। उनको सारी बात बताई कि मैंने यहाँ पर टेरेस पर एक औरत देखी है। अम्मी ने कहा कि जो कुछ मर्जी हो जाए, अब तुमने अकेले नहीं सोना, उधर हमारे वाले रूम में आकर सो जाओ। तो अब्बू ने कहा कि मैं गेस्ट रूम में सो जाऊंगा, आप तीनों इस कमरे में सो जाओ। हमने कहा ठीक है। मैं भी उधर चली गई, क्योंकि अब मैं उसको इतने करीब से देखने के बाद ये रिस्क नहीं ले सकती थी। हम तीनों एक कमरे में सो गई। जैसे ही हम लोग सोए, सुबह जब हम लोग जागे, अब्बू बहुत सा परेशान थे। अब्बू आज अपनी ड्यूटी पर भी नहीं गए, बड़े चुप चुप थे। हम लोग नाश्ता कर रहे थे तो अब्बू ने कहा कि हमें इस घर में नहीं रहना। अम्मी ने पूछा कि क्यों, क्या हुआ? अभी तो महीना भी नहीं हुआ हमें इस घर में, तो आप ऐसी बातें क्यों कर रहे हैं? अम्मी ने कहा कि नहीं, बस हमें इस घर में नहीं रहना, मैं आज ही किसी और जगह पर बात करता हूँ और हम लोग घर देखते हैं। हम लोगों ने अब्बू से कहा कि नहीं, हमने इस घर में ही रहना, अब्बू ये घर बहुत प्यारा है, हमें इधर से नहीं जाना। अब्बू ने कहा कि इस घर में किसी मखलूक का बसेरा है। अब्बू का चेहरा जो था, उनके तसुरात बहुत ज्यादा जैसे भयानक से थे, डरे हुए थे, खौफजदा थे वो। हम लोगों ने जब उनसे पूछा तो वो कहते हैं कि रात को आप तीनों इस कमरे में सो रहे थे। मैं रात को उठा हूँ, जैसे मुझे आवाज़ें आ रही थी बोलने की, तो मुझे लगा कि शायद ये दोनों बहनें फिर उस कमरे में चली गई हैं। मैं आहिस्ता से उठा तो जो आप लोगों वाला कमरा, इसका दरवाज़ा बंद था। जैसे ही मैं इन दोनों के कमरे की तरफ गया हूँ तो मैं क्या देखता हूँ, बेड के ऊपर एक लड़की बैठी हुई थी। वो अपने बालों में जैसे कॉम्ब कर रही थी। कमरे की लाइट चल रही थी, लेकिन ना वो सबा थी ना सोबिया थी। वो बहुत खौफनाक चेहरे वाली एक नौजवान लड़की थी। उसके आगे बालों का ढेर लगा हुआ था और वो खुद से ही बोलती जा रही थी। मैंने अपनी आंखों से उसे देखा है। मैं वहीं से पीछे हटा, मैंने कमरे का जाकर दरवाज़ा बंद कर लिया। काफ़ी देर तक उसकी आवाज़ें आती रही। उसके बाद मैं इतना घबराया, मैं इतना डरा कि मैंने आयतल कुर्सी पढ़ना शुरू कर दी। जब मैंने आयतल कुर्सी पढ़ना शुरू की तो आवाज़ें आना बंद हो गई। इस घर में किसी मखलूक का बसेरा है, यहाँ पर मैं अपनी नौजवान बेटियों के साथ नहीं रहना चाहता, क्योंकि मैंने सुना है ये मखलूकात हावी हो जाती है। जैसे ही अब्बू ने हमें ये बात बताई, हम लोग बहुत ज़्यादा डर गए। सोबिया कहती है मैं उस कमरे में इसीलिए नहीं सोती, मैं 2-3 दफ़ा उस कमरे में सोई हूँ। रात को मुझे ऐसा लगता है जैसे कमरे में कोई चलता फिरता है। मेरी आंख खुलती है तो मुझे एक लड़की नजर आती है, जो खिड़की वाली साइड से चलती हुई घर के बाकी हिस्सों में जा रही होती है और वहीं पर पलट कर पीछे भी देखती है। मैंने ये बात सबको इसलिए नहीं बताई कि पता नहीं कोई मेरी बात पर यकीन करेगा या नहीं, लेकिन इस घर में कुछ ना कुछ तो है। फिर हम लोगों ने ये डिसाइड कर लिया कि हमने इस घर में नहीं रहना। अब्बू ने डीलर को फ़ोन कर दिया कि हमें कोई और घर दिखाओ। उसने कहा कि ठीक है, मैं आपको कोई और घर दिखाऊंगा। अभी कोई और घर मिल नहीं रहा था। उस घर में दिन ब दिन ये मामलात और ज़्यादा बढ़ने लग गए। जैसे हमारी चीज़ों का इधर से उधर हो जाना, गुम हो जाना, अलमारी से चीज़ें गायब हो जाती थी, बुक्स फट जाती थी और कपड़ों के ऊपर भी जैसे कट के निशान आ जाना। जो उस कमरे में रखे हुए थे, वहाँ से हमने ऐसे ऐसे चीज़ें निकालना शुरू कर दी। ऑलमोस्ट कमरे को हमने खाली कर दिया। उसके बाद जब हम लोगों ने कमरे को बिल्कुल खाली कर दिया तो रात को फिर भी कमरे से आवाज़ें आती थी, किसी के बोलने की, किसी औरत के बोलने की आवाज़ें आती थी। हम लोगों को तकरीबन 2 माह के बाद घर मिला। उन 2 माह में उस कमरे में कोई रात ऐसी नहीं थी जब उसकी आवाज़ें नहीं आती थी। बाकायदा से लगता था वो बेड पर जैसे लेटती है, बेड पर लेटने की आवाज़ें आना, बोलने की आवाज़ें आना थी वो लड़की के रूप में, बिल्कुल यंग लड़की की आवाज़ें होती थी। इतना वो प्यारा घर था। तब हमें पता चला कि यहाँ पर लोग क्यों नहीं रहते। बाकी घर के कमरों में उसका इतना असर नहीं था, लेकिन जो मेरे वाला कमरा था, जो मुझे पसंद था, वहां पर वो बाकायदा खुद रहती थी। जब हम लोगों ने वो घर छोड़ा तो आसपास के लोग भी, जैसे एक आंटी थी मिलने आ गई, साथ उनकी बेटी भी थी,
तो हमने उन्हें बताया कि हम लोग नए आए थे, हम लोग यहाँ से जा रहे हैं क्योंकि इस घर में असरात है। तो उसका ये कहना था कि ये घर मशहूर है कि यहाँ पर एक लड़की के रूप में कोई मखलूक रहती है। ये घर ऊपर वाला जो फ्लोर है, दूसरी मंजिल है, ये कभी भी रेंट आउट नहीं हुआ। नीचे वाला फ्लोर है जो उसका गेट दूसरी गली में था, वहां पर क्या मामलात हैं उसका हमें नहीं पता। लेकिन ये जो इस साइड वाला जो दूसरी मंजिल का हिस्सा है पोर्शन का, यहाँ पर कोई नहीं रहता। आपसे पहले भी यहाँ पर एक कपल आया था। वो लड़की तो रात को चीखें मारती थी, मोहल्ले वाले जमा हो जाते थे और वो ये कहते थे कि मुझे एक लड़की डराती है बकायदा। आप लोगों के घर से हमें आवाज़ें तो नहीं आई, लेकिन ये मामलात यहाँ पर मशहूर है और कहते हैं कि इस वाले कमरे में तो कोई अकेला सो भी नहीं सकता। जो ज़्यादातर इस कमरे में रहता है उसको वो बहुत ज़्यादा नज़र आती है। हम लोग भी बहुत डर गए, फिर हमने वो घर छोड़ दिया। तो ये हमारी एक कहानी थी जोहर टाउन लाहौर के इस घर की, जिसकी दूसरी मंजिल बहुत ज़्यादा सेब थी और वहाँ पर उस मखलूक का बसेरा था। मैं आपके सभी सुनने वालों को ये मैसेज देना चाहूँगी, कभी भी इन चीज़ों को अपना वहम नहीं समझना चाहिए, क्योंकि ये मखलूक़ात होती हैं, इनका असर होता है और जहाँ पर ये हो ये अपना आप जाहिर भी करती है। तो लड़कियों को अकेले नहीं सोना चाहिए। 2 बहनें हैं, 3 बहनें तो इकट्ठी सोए, कोई भी लड़की अकेली ना सोए, क्योंकि उसके ऊपर ये मखलूक़ात बहुत ज़्यादा असरअंदाज होती है। तो हमेशा अपना ख्याल रखना चाहिए। ये मेरी एक कहानी थी। बहुत शुक्रिया सब आपका। से ये बात बिल्कुल ठीक है, जब भी कोई लड़की किसी ऐसी जगह पर अकेली सोए जहाँ पर सेब या ऐसी चीज़ों के असरात हो, तो फिर वो बहुत ज़्यादा हावी होने की कोशिश करते हैं। अल्लाह से रहम मांगना चाहिए। जब भी कोई घर ले तो थोड़ी सी इन्वेस्टिगेशन कर लेनी चाहिए, ताकि आने वाले हादसात और ख़तरात से बचा जा सके। ये थे आज के पुरस्कार वाक़यात। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को पसंद आए होंगे। आप लोग भी अपने पुरस्कार वाक़यात शेयर कर सकते हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए ईमेल आईडी nusheer57@gmail.com पर। इसके अलावा आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में भी स्टोरी शेयर कर सकते हैं। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अपनी ढेरों दुआओं में मुझे, मेरी फैमिली, मेरे पूरे पाकिस्तान को याद रखिएगा। थैंक यू फॉर लिसनिंग माई स्टोरीज। स्टे ट्यून। अल्लाह हाफिज़।